अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलिस्टिक फेस। आज की पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं उसामा अकबारी भाई, जो यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर रहे हैं। तो चलिए उसामा भाई को वेलकम करते हैं और जानते हैं उसामा भाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत खुशी हुई आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्र। थैंक यू सो मच आने का। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम लिया और आप माशाल्लाह आए इस पॉडकास्ट के लिए। तो उसामा भाई सर अपना बैकग्राउंड दीजिएगा प्लीज़, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। मैंने पाकिस्तान से फार्मेसी पढ़ी। मैं पाकिस्तान से डाव से डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने जो आया ऑस्ट्रेलिया आ गया 2019 में। फिर इधर आकर मैंने नर्सिंग पढ़ी। ऑस्ट्रेलिया की? इसलिए कि मेरा बचपन का दोस्त है एक, वो इधर आया था 2016 में। तो बस वो जब आ गया तो फिर और कोई मैंने ऑप्शन देखने की कोशिश ही नहीं की। वो जहाँ आया मैंने कहा मैं भी वहीं चला जाता हूँ, आसानी रहेगी, बजाय इसके कि किसी नई जगह जाएँ और तीसरी जगह जाके कुछ नया शुरू से स्ट्रगल करें। वो 2015 में आया था। तो जब मैं आया तो वो ऑलरेडी 485 की तरफ था। तो उसको पढ़ाई के हवाले से, फ़ीस के हवाले से कि कैसे कमाना है, क्या जॉब करनी है, फिर PR वगैरह के हवाले से उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैं फिर यहीं आ गया। तो जब आपने डाउ से फार्मेसी की, वहाँ पे कुछ साल जॉब करी आपने? जी, मैंने तकरीबन 1.25 साल जॉब की है। शुरू में 6 महीने एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में जॉब करता रहा। फिर उसके बाद मैंने एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो मुझे हॉस्पिटल का हमेशा से ही शौक था, तो मुझे वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लगा। तो इसी वजह से ही ये भी एक वन ऑफ द रीजंस था नर्सिंग चूज़ करने का, क्योंकि मुझे जो है वो हॉस्पिटल में काम करने का शौक था ज़्यादा। कि प्रोफेशन कोई भी हो, बस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का मेंबर होना चाहिए बंदा और एज अ हॉस्पिटल के अंदर काम करे। फिर PR भी इसमें थी, अंदाज़ा था कि इंशाल्लाह हो ही जाएगी। तो पे स्केल वगैरह क्या होता है? अपनी सैलरी नहीं बताइएगा, लेकिन एज अ फार्मासिस्ट जब एक फ्रेश ग्रेजुएट डाउ यूनिवर्सिटी से निकलता है, इसको क्या सैलरी पैकेज वगैरह मिलता होगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो मैं अपना ही बता देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे तो उस वक्त 15,000 रुपये दे रहे थे। 2016 में? 2017 में साउथ सिटी हॉस्पिटल में 15,000 देते थे और 6 दिन जाना होता था, 8 घंटे की जॉब होती थी। फिर उसके बाद जो है ट्रेनी फार्मासिस्ट जब ख़त्म हुआ, फिर जब परमानेंट फार्मासिस्ट बन गया मैं फुल, तो फिर उसमें तकरीबन 35,000 रुपये देते थे। वो भी आखान की वजह से। साउथ सिटी में तो 25 देते थे। तो 2017 में 15,000 कमा रहे थे आप महीने के? जी महीने। और माशाल्लाह अगर अभी एज अ नर्स 2 घंटे में आप कमा लें आराम से ना, आराम से। इसको और डिटेल में बात करेंगे। ये बताएं, ऑस्ट्रेलिया आप आ गए 2016 में? नहीं सॉरी 18 में। 2018 में आप ऑस्ट्रेलिया आए। किस कोर्स में आए, कितनी कॉस्ट आई, किस कंसल्टेंट के थ्रू आया, अगर आप कंफर्टेबल है? हाँ, मैं बिल्कुल बता दूंगा। मैं आया कंसल्टेंट, मेरा ABN कंसल्टेंट थे। ये कराची में ही होते हैं, इनकी साइट पे भी शारा फैसल पे भी एक ब्रांच है। अभी जो मैं फ़हद के थ्रू आया था, फ़हद अभी जो है वो गुलिस्तान जौहर वाली ब्रांच में बैठते हैं और DHA में मेरे ख्याल से शायद एक ब्रांच है इनकी। और मेरे वक्त में क्योंकि डॉलर की कीमत कम थी, तो क्योंकि दोस्त फीस पे कर रहा था, तो मैंने किस्तों में उसको दी है। तो कुछ कभी 80 के हिसाब से, कभी 85 के हिसाब से, इस तरह था। तो टोटल मुझे डॉलर्स में आप काउंट करेंगे तो $28,000 कॉस्ट पड़ी, जो कि था 24 लाख रुपए। ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी, वीज़ा फ़ी? $18,500 मेरी कर्टिन यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी एक सेमेस्टर की? पर सेमेस्टर। जी। सॉरी, आपका कोर्स क्या था? मैं मास्टर्स ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में आया था। 2 साल का? जी, 2 साल का मास्टर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। $10,600 फीस थी। फिर वो जो कंसल्टेंट की फ़ीस और सब कुछ मिला जुला के, और फिर वो जो बैंक वगैरह के जो पैसे होते हैं, चार्जेस वगैरह, वो सब भी प्लस इसमें वो भी काउंट करेंगे, जो कि मैं तकरीबन $5,500-6,000 कैश इन हैंड भी लेके आया था, क्योंकि प्लान यही था कि ऊबर और सिक्योरिटी करनी थी। तो वो सब ये प्लान किसने बनाया था? ये जो पहले से मौजूद था। उन्होंने आपके आने से पहले अपने दिमाग में भर दिया, उन्होंने बता देना आके आपने सिक्योरिटी ऊबर ही करना है। वो असल में सिविल इंजीनियर है, वो खुद भी अभी तो खैर सालों से एज ए सिविल इंजीनियर जॉब कर रहा है। तो उसने मुझे ये बता दिया था कि देखो मेरी तुम्हारी डिग्री अलग अलग है, तो पढ़ाई का तुम खुद देख लेना, बाकी इंशाल्लाह PT वगैरह का वक्त आएगा तो उसमें भी मैं गाइड करूँगा और पढ़ाई की फ़ीस में भी मैं गाइड करूँगा। ठीक है। तो फीस की गाइडेंस में उसने बताया हुआ था कि ये ऊबर और सिक्योरिटी करनी है भाई। ठीक है। तो आप आगे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री में, मास्टर। तो कितना सेमेस्टर आपने इसके कंप्लीट किए? मैंने सिर्फ एक ही सेमेस्टर पढ़ा और फिर मतलब जब मैं आया तो एक मेरे दिमाग में, एक तो मैं जब पाकिस्तान से आया तो मास्टर्स ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने ज़्यादा फोकस दिमागी तौर पे हेल्थ पे कर लिया कि इट वुड बी मोर क्लिनिकल। लेकिन जब पता चला इधर आके तो इट वाज अपेरेंटली मोर एडमिनिस्ट्रेटिव, कि वो HR टाइप चीज़ें पढ़ाने लग गए। तो मुझे तो बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। और जब मुझे समझ आया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है और जो कोर्स में कर रहा हूँ ये मुझसे शायद मुकम्मल ही ना हो पाए,
तो काफ़ी देर हो चुकी थी कि फ़ीस रिफ़ंड नहीं ले सकते थे। फिर मैंने सर्चिंग वगैरह शुरू की, कोर्स की, और फिर नर्सिंग उसमें से निकाला। नर्सिंग क्यों? नर्सिंग इसलिए कि मैं इस चक्कर में था कि कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें एक तो 189 के अंदर हो, मेरा ये टारगेट था। प्लस मैं जानता था कि पहले से मेरे कुछ फार्मासिस्ट वगैरह थे सीनियर्स ना, 4-5 साल पुराने, तो वो मेरे आने से 3-4 साल पहले शुरू में आ गए थे। तो उन्होंने मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ पूरा किया, एक भाई हैं मेलबर्न में होते हैं जी, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ पूरा किया, 2 साल की डिग्री की। जब टीआर पे आए तो वो 491 के लिए इधर उधर रीजनल में भटक रहे थे, क्योंकि 491 ही मिलता था सिर्फ फार्मासिस्ट को। और फिर उन्हें वापस वो फार्मेसी वाली डिग्री दोबारा उठानी पड़ी, उसका कैफ का एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ा। तो फिर मैंने बोला कि ये जो 70,000 आपने इस डिग्री पे खर्च किया, उसका क्या फ़ायदा? तो उन्होंने बोला कि इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे टीआर मिल गई, 2 साल का टाइम मिल गया ऑस्ट्रेलिया में रहने का। तो मैंने कहा कि वो तो आप कुछ भी कर लें, आपको मिल जाएगा, तो 70,000 खर्च करने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे इसमें ये अप्रोच रही शुरू में कि जब मैं नर्सिंग चूज़ किया है तो मेरा यही सोच थी कि भाई मैक्स टू मैक्स क्या हो जाएगा, आई विल नॉट लाइक इट, मैक्सिमम यही हो जाएगा ना, लेकिन कम से कम जो डिग्री मैं कर रहा हूँ वो 189 के अंदर तो है। पॉइंट्स रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट्स, ना कुछ भी हो जाए, 70 भी होते हैं, कभी 90 भी होते हैं, कभी 80 भी होते हैं, जो भी रहे मौके पे। एक डिग्री आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ये आप डिग्री शुरू कर रहे हैं 189 के अंदर रहेगी। तो बस नहीं पसंद आएगी तो नहीं पसंद आएगी, पीआर लेके अपना फार्मेसी वापस कर लेंगे, वो तो 5 साल की डिग्री की हुई है, उसमें इतना मुश्किल नहीं था। तो बस ये सोच के फिर नर्सिंग शुरू कर दी। ठीक। जब आप 2018 में यहाँ आए, उस वक्त एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जो अभी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं? अभी जैसे अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा इशू है, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो कमिटमेंट से भी काफ़ी घबराता है। मैं मानता हूँ मार्केट में स्कैम्स बहुत हैं, लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं, लेकिन कोई आपका जानने वाला हो, कोई रेफरेंस वाला हो तो उस पर भरोसा भी करें। 4 जगह पूछ के जानने वाले को डम कर देना, तो फिर उस तरह की चीज़ें भी लोग करते हैं। फिर वक्त मतलब लोगों के अंदर, जैसे हम जब आए थे हमारे वक्त के अंदर ये होता था कि लिहाज ज़्यादा था, सच्ची बात है। अभी की जनरेशन में थोड़ा सा वो कमी दिख रही है कि वो अपने फ़ायदे के चक्कर में सिर्फ, तो आप बेशक अपना फ़ायदा करें, फिर हमें भी अपना फ़ायदा कर लेने दें। हम पहले से रह रहे हैं, हमको पता फ़ायदा किस तरह हो रहा है। जी, हम आपके साथ जो है वो भाईचारगी दिखा रहे हैं। आपने एकदम 4 जगह बात कर ली है, जो $10 किराया कम दे रहा है आप वहाँ चले गए। चलिए, तो इस तरह के इश्यूज़ भी हैं। आपको एकोमोडेशन का कुछ इशू था जब आप? मेरा तो दोस्त रहता था ना, नहीं कोई मसला नहीं, लड़के ने पिक किया है, घर पे छोड़ा, बोला थोड़े दिन के अंदर तूने गाड़ी खरीद लेनी है। पैसे मैं पाकिस्तान से लेके आया था, सिक्योरिटी के कोर्स के पैसे पाकिस्तान से लेके आया था, गाड़ी खरीदने के पैसे पाकिस्तान से लेके आया था। आज जो 6,000 की आती थी 2,500 की आती थी ऐसा ही में, अभी तो बहुत महंगी है। हाँ, वो 2,500 में गाड़ी ले ली, 1,500 सिक्योरिटी, $500 महीने का मेरा खर्चा था। 3 महीने के खर्चे के पैसे लेके आया था। ठीक है, तो 1 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आपने फिर स्विच कर दिया नर्सिंग के कोर्स? जी, पहले मुझे पीटी करना पड़ा था उसके लिए। अच्छा, ये बताइएगा नर्सिंग के कोर्स की क्या फ़ी थी? नर्सिंग के कोर्स की वैसे तो शायद 17-18 हज़ार फीस है, लेकिन कुछ ECU का मुझे अब नहीं पता आप क्या रूल है। उस ज़माने में ऐसा था कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आए हैं और फिर आप बाद में चेंज करते हैं कोर्स, तो वो मतलब अगर ECU में एडमिशन लेते हैं, इनरोल होते हैं, तो वो आपको 20% स्कॉलरशिप देते थे। ठीक है, तो मेरी तकरीबन 13,500 शुरू में फीस थी, फिर एंड तक 14,000 तक हो गई थी। 14,000 पर सेमेस्टर? पर सेमेस्टर जी। तो उस ज़माने में क्या जब आप पढ़ रहे थे पैसे पाकिस्तान से मंगवाते थे या और जॉब्स करके, जो भी जॉब्स आपने करी, सेमेस्टर की फ़ीस सेव हो जाती थी? नहीं, मैं सेमेस्टर की फ़ीस यहीं से सेव करता था। कैसे? ये ऊबर और सिक्योरिटी करता था मैं। एक तो जैसे शुरू में जब मैंने किया तो ऊबर ईट्स करता था, क्योंकि वो लाइसेंस उस ज़माने के अंदर नहीं होता था कि इंटरनेशनल लाइसेंस पे तो अलाउ ही नहीं था जी। तो उस वक्त साइकिल का अकाउंट बना के शुरू किया, फिर इंटरनेशनल लाइसेंस फ़ौरन से, मतलब यहाँ का WA का लाइसेंस बनवाया, पाकिस्तान का पुराना लाइसेंस था मेरा। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लाइसेंस हो, यहाँ का लोकल लाइसेंस भी 1 साल पुराना हो तो आप ऊबर एक्स के लिए एलिजिबल होते थे। तो 1 साल के लिए उसमें इंतज़ार करना पड़ा शुरू में। जी। तो ऊबर ईट्स करता था मैं शाम में, और सिक्योरिटी में एक जगह कंस्ट्रक्शन साइट पे करता था, तो वहीं बैठ के असाइनमेंट बना लिए। रात की शिफ्टें होती थी, 14-14 घंटे की शिफ्ट मिल जाती थी, तो बस वो शिफ्ट करके पैसे थोड़े उधर से बना लिए, थोड़े ये बना लिए, हो जाता था। बता, आपने पूरी डिग्री करी यहाँ से, सारी फीस खुद जमा करी सिक्योरिटी ऊबर करके? जी जी। अच्छा, आप थोड़ा ये बताइएगा कि मैं यहाँ गलत हूँ कहने में कि नर्सिंग की जो फील्ड है काफ़ी फीमेल डोमिनेटिंग फील्ड समझी जाती है, ठीक है? आपने इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया और इस प्रोफेशन में गए, तो जो आप पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, वो जो आपके प्रैक्टिकल्स होते थे, वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताइएगा कि क्या रेशो था मेल टू फीमेल?
वो तो बहुत ही ख़राब रेशियो था, मतलब कि 1:10 चल रहा है कि लेकिन मुझे इस वजह से इतना इशू नहीं था क्योंकि मैं पाकिस्तान से भी फार्मासिस्ट था, तो वहाँ भी यही होता है। हमारी पाकिस्तान के डाव में क्लास में 8-10 लड़के मुश्किल से थे और 80-85 लड़कियाँ थी कुछ। तो यहाँ भी इसी तरह था कि शायद मेरे ख्याल से 6-7 ही हम लड़के थे, जिसके अंदर ज़्यादातर तो सिटीजन्स थे, गोरे थे। देसियों में तो मैं अकेला ही देसी लड़का था, बाकी इंडियन लड़कियाँ थी सारी, जिनके शौहर के साथ जो आती हैं जिस तरह। लेकिन आप अकेले देसी? हाँ, देसी में क्या चैलेंजेस फेस किया आपने वो पढ़ाई करते हुए? मतलब यही कि कंफर्ट जोन का आपको इशू आ जाता है, प्लस यही कि आप पाकिस्तान के जब कल्चर से आते हैं तो आपको उस तरह से मतलब ब्लड प्रेशर लेने में भी मुझे हेजिटेट हो जाता था मैं कि पेशेंट को टच नहीं हो पाता था मुझसे। तो वो खौफ निकालना जब प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो वो जोड़ियाँ बना देते थे कि भाई आप दोनों एक दूसरे, एक पेशेंट बनेगा एक नर्स बनेगा, एक पेशेंट बनेगा एक नर्स बनेगा। तो जब हम नर्स बनते थे तो हमसे तो पेशेंट को टच ही नहीं हो पाता था, काफ़ी मुश्किल होता था। कोलीग ही थी ना जो आप? जी जी, कोलीग ही होती थी और आप उससे ही घबरा रहे थे, तो उससे घबरा रहे थे तो रियल पेशेंट से कैसे होगा? जी जी जी। तो उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गोरों के अंदर भी ये मॉडर्न गोरे जो हैं ये जो है वो जेंडर बायस नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने के जैसे 80 साल की बुढ़िया जो है वो अभी भी जेंडर बायस्ड हैं। वो चाहती हैं कि मेल नर्स उसको ना ट्रीट करे, फीमेल ही मिले। तो हम पहले ही घबराए हुए, उसमें एकदम से कोई बोल दे कि नहीं आई डोंट वांट एनी मेल्स अराउंड मी, तो हम तो और अजीब हो जाते हैं। क्या करता है आप इस सिचुएशन में? फिर इस सिचुएशन के अंदर जाके मैनेजर को रिपोर्ट करना, मतलब कि जो भी CF बोलते हैं क्लिनिकल फैसिलिटेटर, उसको रिपोर्ट करना। और वो कुछ उस हवाले से कभी कभी लेकिन इश्यू होता है कि लीगल, खैर स्टूडेंट में तो इतनी लीगैलिटी नहीं आती है तो वो आपको हटा देते हैं वहाँ से। लेकिन अब हमें भी समझ आ गया कि लीगल राइट्स के हिसाब से यू गेट व्हाट यू गेट वाली बात है। ऐसा नहीं है कि यू कांट चूज द जेंडर ऑफ द नर्स। ठीक है, आपके भी इस प्रोफेशनल लाइफ वाले फेस पे आएंगे, पहले भी हम स्टूडेंट वाले जो स्टूडेंट के अंदर तो दे वुड पुल अस ऑफ, उसके अंदर तो वो हटा देते थे। ठीक है कि नहीं कोई बात नहीं, यू गो विद द अदर पेशेंट एंड दे आर फाइन। नर्सिंग की भी 2 साल की डिग्री थी ना? जी जी जी। ठीक है, मास्टर क्लियर करने के बाद आपने फिर ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई किया होगा? जी जी 485। ठीक है, ग्रेजुएट वीज़ा से फिर आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी हुई उसका क्या स्कोप था, उसका क्या जर्नी थी, कितने पॉइंट्स आपको सबमिट करने थे UI में? उसके अंदर ये था कि मतलब मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन की तो मैंने फ़ौरन से वो अप्लाई कर दी स्किल असेसमेंट। उसके बाद 7 ईच तो पहले से होता ही है क्योंकि नर्सिंग में एडमिशन के वक्त 7 ईच चाहिए होता है, और 2 साल की डिग्री में 3 साल के लिए 7 ईच तो वैलिड होता है ना जी। तो वो मैंने 2019 में ही कर, 18 के एंड में 19 की शुरू में कभी कर लिया था, तो वो था पहले से। उसके बाद मैंने कर लिया कि नाटी पहले कर लिया मैंने, क्योंकि मेरी अप्रोच यही थी कि 189 ही लेना था। फिर WA के अंदर इत्तेफाक से मैं अनलकी रहा कि उस ज़माने में स्टेट स्पॉन्सरशिप में था ही नहीं नर्सिंग में। हाँ, ये बहुत हैरत की बात है। तो नर्सिंग की तो हमेशा शॉर्टेज रही है। नहीं था WA के अंदर, 491 में भी नहीं था, 190 के अंदर भी, लेकिन 189 में था। 189 तो वो तो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा फेडरल है ना, हाँ उसके पॉइंट ज़्यादा थे। तो मैं वैसे भी हम सब दोस्तों की यही अप्रोच रही हमेशा से कि 189 को एम करना चाहिए और फिर दरमियान में जो ऑप्शन मिले बेटर ऑप्शन वो ले लेना चाहिए। तो हम 189 को ही अप्रोच करने थे। तो उस हवाले से फिर पहले नाटी किया, फिर नहीं आया इनवाइट, तो फिर उसके बाद वैक्सीनेटर, उस ज़माने में कोविड वैक्सीन आ गई थी तो मैं वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, आप 485 पे है, 189 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है जी। एज अ नर्स। आपने जॉब शुरू कर दी थी जब आप 485 पे थे? जी जी मैंने कर दी। अच्छा, वो बताएं जॉब कैसे मिली, कितना जॉब मिलना, क्या पैकेज होता है, इसका बता अगर कोई बंदा इस नर्सिंग प्रोफेशन में आना चाहे। मुझे तो उस वक्त ये इशू हुआ कि मैंने जैसे हॉस्पिटल की अप्रोच नहीं की, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर प्लस एक तो ये होता है कि वो हाईली स्किल्ड बंदा भी चाह रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उस हिसाब से चाह रहे होते हैं। प्लस दूसरा ये इशू था कि मुझे पता था कि मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि मैं पाकिस्तान से, मुझे ये बहुत प्लस था कि मैं हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को समझता था, क्योंकि मैं पाकिस्तान में फार्मासिस्ट रह चुका था, तो मैं शिफ्ट वर्क के कल्चर को समझता था। तो मुझे ये अंदाज़ा था कि अगर मैं टीच करने की कोशिश करूँगा तो मैं शिफ्ट वर्क नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं शिफ्ट वर्क करने की कोशिश करूँगा तो मैं टीच छूट जाएगा। तो इत्तेफाक से मैं लकी रहा कि कास जो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ सर्विसेज, जिनके अंदर ये कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज सारी आती हैं और पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल आता है, ये लोग वैक्सीनेटर्स ढूंढ रहे थे। तो हमें जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ गई कि भाई ये कास वाले CAHS ये लोग वैक्सीनेटर्स ढूंढ रहे हैं, तो इसमें जो है वो फिक्स टाइम की जॉब होगी और आपको जो है वो डिफरेंट पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स के थ्रू जो क्लिनिक्स, आप भी यहीं रहते थे उस ज़माने में, तो जो क्लिनिक थे नेदरलैंड में मैंने ज़्यादा शिफ्टें की इस तरह,
तो वो शिफ्ट वर्क के हवाले से मतलब दिन दिन की शिफ्ट थी और अपनी मर्ज़ी के दिन आप चूज़ कर सकते थे। तो मैंने बोला कि ये तो अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने फुल नर्सिंग एकदम से उस तरह शुरू नहीं की और एज ए रजिस्टर्ड नर्स वैक्सीनेटर बन के एक गोरो का एनवायरनमेंट समझने के लिए वो शुरू किया मैंने। वहाँ कितना सा काम किया आपने? वहाँ मैंने मुश्किल से 6 महीने किया होगा, मतलब जब तक मैं ये पीटी, क्योंकि मैं 3 दिन वो कर रहा था और 4 दिन मैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी जाता था, ECU की लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पीटी की तैयारी करना था। ठीक है, 6 महीने आपने एज अ वैक्सीनेटर की जी जी जी। फिर आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स कहाँ जॉब मिली, कैसे मिली और क्या पैकेज था? फिर उसके बाद पैकेज तो इशू है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो आप एज ए 1.1 शुरू करते हैं, हर साल 1.1 से 1.2 1.3 सा एक गवर्नमेंट में एक लेवल बढ़ता है। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ द जॉब यू डू, इफ़ यू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स वही काउंट होता है बस। अब 1.1 का जो बंदा एक कम्युनिटी के अंदर जॉब कर रहा है या हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हुआ है या हॉस्पिटल में भी एक ईजी वार्ड रिहैब में खड़ा हुआ है, ये बहुत मुश्किल वार्ड ED में खड़ा हुआ है, डजंट रियली मैटर, पे स्केल सेम रहता है, विच इज़ $35 पर आवर टू स्टार्ट विथ। फिर उसमें डिफरेंट जो चीज़ें आती हैं, लोडिंग्स वगैरह, वो अलग। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू जाते हैं तो वो डिफरेंट होता है सैलरी पैकेज? उसमें मेरे ख्याल से $1-8 का ही फ़र्क आता है, लेकिन मैं पहले से पब्लिक सेक्टर का पार्ट था, WHealth के थ्रू मैंने जो वैक्सीनेटर शुरू किया था। लेकिन फिर हॉस्पिटल के अंदर जाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, उसमें उस तरह नहीं होता कि आपने ऐसे CV डाली और उन्होंने आपको जो है वो भेज दिया, ऑफर लेटर भेज दिया, आपने एक्सेप्ट करके साइन कर दिया। उसमें फिर वो आपसे कुछ बोलते हैं, वो लफ्ज़ मैं भूल गया एकदम से अभी। एक तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से पहले सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से पहले वो कुछ आपसे ना, वो कुछ सिनेरियो बेस्ड आपके पास वो मतलब उसी के अंदर JDF जो होता है उनका अप्लाई करते हैं जब आप बैठते हैं, तो उसके अंदर वो उन्होंने दिया हुआ होता है कि ये क्वेश्चंस के आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर दें। फिर वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के आप आंसर देते हैं, CV भेजते हैं, पूल में आपकी CV सबमिट होती है। फिर पूल में अगर आप एक्सेप्ट हो जाएं तो फिर आपकी CV वो तमाम वार्ड्स में भेजते हैं। जो मैनेजर बंदा चाह रहा होता है, कोई रजिस्टर्ड नर्स के लिए देख रहा होता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, अभी वर्ड याद आया। अच्छा, सिलेक्शन जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं ना ऑनलाइन, तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको लिखना होता है और वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। वो फिर मैंने किसी सीनियर की हेल्प भी ली थी। यहीं पे मुझे काज में ही जो एक सीनियर इंडियन बंदी मिल गई थी जो 15 साल से 2001 से रजिस्टर्ड नर्स है यहाँ पे, 97-98 में कभी ऑस्ट्रेलिया आई थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखने में। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया लिख के आप CV के साथ कवर लेटर, CV, सिलेक्शन क्राइटेरिया ये सब सबमिट करवाते हैं। फिर पूल में आप सेलेक्ट हो गए, फिर तमाम मैनेजर्स के पास आपकी CV गई, फिर उनमें से किसी मैनेजर ने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया, फिर आप इंटरव्यू में गए, पास हो गए तो हो गए, नहीं हुए। इस टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? ये 2-3 महीने का कम से कम प्रोसीजर। तब तक आप एज अ वैक्सीनेटर ही जॉब कर रहे? जी। अच्छा, करिए तो साथ साथ ये भी चल रहा है? जी, क्योंकि मैंने जुलाई के अंदर वो शुरू किया, क्या बोलते हैं, जुलाई के अंदर एज अ वैक्सीनेटर काम करना शुरू किया और नवंबर के एंड में मेरा PT 80 हो गया था। नवंबर के एंड में मैं 90 पॉइंट्स पे खड़ा होता। तो इतने ही चाहिए थे मिनिमम? इतने ही, उस वक्त 90 पे ही आ रहा था। मेरी एक जानने वाली 85 पॉइंट पे पिछले 1 साल से थी और उनको इनवाइट नहीं आ रहा था। अच्छा, तो मुझे भी अंदाज़ा था कि 90 पे आएगा और उनको भी था, तो हम 90 के चक्कर में थे। तो जैसे ही 90 हो गए, फिर मैंने कहा कि अब मुझे हॉस्पिटल की जॉब देखना शुरू कर देनी चाहिए। तो दिसंबर से मैंने हॉस्पिटल की जॉब्स अप्लाई करना शुरू की। जनवरी में इंटरव्यूज़ हुए और फरवरी के भी एंड में 22 फरवरी में मेरी सर चार्ल्स गार्डनर हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी वार्ड में मेरी पहली शिफ्ट थी, तब वहाँ शुरू हुआ। और तब से आप अब तक आप उसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ ही काम कर रहे हैं एज अ नर्स? जी, फिर मैंने 1 साल वहाँ जॉब की। फिर लेकिन ये हो रहा था कि मैं पाकिस्तान जाना चाह रहा था, क्योंकि इशू ये था कि कोविड से भी पहले और फिर स्टूडेंट लाइफ में भी इतना मौका नहीं मिला पाकिस्तान जाने का, क्योंकि पढ़ाई के वक्त बिल्कुल हैंड टू माउथ ही चल रहे थे, तो पाकिस्तान जाने के पैसे ही जमा नहीं हुए कभी। और फिर कोविड भी आ गया तो मौका बिल्कुल नहीं लगा। और उसके बाद जब वक्त आया तो फिर उन्होंने मेरी लीव्स अप्रूव नहीं हुई। तो फिर मैंने बोला कि यार यहाँ तो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लीव्स का थोड़ा इशू है। तो फिर मुझे कैजुअल का भी एक दोस्त ने मशवरा दिया, वही जो मतलब कोलीग थी, उसने बोला कि नहीं कैजुअल भी ट्राई करनी चाहिए। तो 1 साल मैंने रेस्पिरेटरी वार्ड में सर चार्ल्स गार्डनर हॉस्पिटल में जॉब की। फिर मैंने वो छोड़ के हेल्थ सपोर्ट सर्विसेज के अंडर एक आता है इदारा नर्स वेस्ट, वो एक कैजुअल एजेंसी है, उनके थ्रू मैंने काम करना शुरू किया। तकरीबन 1 साल से मैं उनके साथ हूँ। आपने नर्सिंग पढ़ ली, अगर यहाँ कोई नर्सिंग पढ़ता है वो जॉबलेस नहीं रहेगा, ये तो गारंटी? इंशाल्लाह बिल्कुल देने वाली ज़्यादा लगे। बिल्कुल नहीं, आपको खुद थोड़ा सा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए आपके अंदर कि भाई आपको बात करने इतनी आनी चाहिए। इतना इशू नहीं है, जॉब मिल जाती है। जॉब
की तो बहुत किल्लत है इधर, मतलब जॉब बहुत ज़्यादा, लोगों की बहुत किल्लत है कि लोग चाह रहे हैं वो आएँ। ऐसा ही है। लेकिन हमारी अप्रोच थोड़ी सी इस हवाले से ठीक नहीं रहती। हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं करते हैं नर्सिंग में, अर्ली चाइल्डहुड में जो प्रोफेशंस अभी डिमांड में हैं वो नहीं कर रहे हैं, और आईटी में, अकाउंटिंग में उसी में आए जा रहे हैं बार बार। हम इस वजह से नहीं करते कि हमें लगता है कि यार, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में, एक देसी के अल्फाज में बोल दूँ तो एक हॉस्पिटल की मासी जो है उसको नर्स कहते हैं। तो कोई भी आदमी मासी बनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक पैशनेट प्रोफेशन है। अगर आप पैशनेट हैं तो आप पैशनेट इतना नहीं भी है तो आप कर लें, अगर आपसे हो सकती है कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात देने वाली, आपको क्या पता समझ आ जाए। मैंने भी जब शुरू किया तो मैं अपना ही अगर बता दूं तो जब शुरू में पहली प्लेसमेंट थी मेरी एज केयर की, तो मुझे लगा कि मैंने सिर्फ डिग्री पूरी करनी है, मेरे बस की बात नहीं है नर्सिंग कि बस डिग्री पूरी करूँ मैं, कुछ ना कुछ करके 2 साल सांस रोक के कुछ गुजार लूँ और फिर इंशाल्लाह मैं फार्मेसी की तरफ चला जाऊँगा। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गया तो इट वाज ऑल डिफरेंट, मुझे इतना बुरा नहीं लगा और मैं अभी बिल्कुल फार्मेसी में कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स तो बताएं नर्सिंग प्रोफेशन के जरा आसान अल्फाजों में। फ़ायदा मुझे लगता है कि एक तो पीआर वगैरह के हवाले से इजी, मुश्किल, सब्जेक्टिव है, डिबेटेबल है। इजी मैं अगर ना भी कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह पीआर के लिए से हटेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से अकाउंटिंग में कोई इतने सारे लोग आ गए कि एकदम 95 और 100 पॉइंट्स की बात होने लग गई कि अचीवेबल ही नहीं है 25 साल के लड़के के लिए तो, और उसका टीआर इतना बड़ा है ही नहीं कि वो इतना एक्सपीरियंस नहीं दे सकेगा। आप पाकिस्तान से अगर कोई डायरेक्ट इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग लेके आ जाए, आपने तो 2 साल मास्टर्स डिग्री में लगाया, उसकी फ़ी ज़्यादा है, लेकिन डिप्लोमा की फ़ी कम है। यहाँ गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप्स वगैरह भी है कुछ, टेस्ट वगैरह में भी है। हाँ, टेफ वगैरह में। तो आपको लगता है ये ज़्यादा आइडियल केस है स्टूडेंट्स के लिए? ये तो बहुत आइडियल केस है। और बिल्कुल अगर कोई बंदा बैचलर्स कर मतलब इंटर करके आ रहा है 12th क्लास पढ़ के, तो उसके लिए तो बेस्ट केस यही है मेरे ख्याल से कि वो इनरोल नर्सिंग करे, क्योंकि पीआर भी हो जाएगी इंशाल्लाह, अचीव भी पड़ेगा। हाँ, अगर कोई अब मेरी तरह मास्टर्स में आया था तो वो डिप्लोमा की तरफ जा नहीं सकता था। ऐसा ही है। प्लस मैं के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए कि आप हायर लेवल से लोअर लेवल क्वालिफिकेशन या डिग्री की तरफ नहीं जा सकते। हाँ, वो डिग्री में आए तो आपको अगर कोर्स स्विच भी करना है 6 महीने के बाद डिग्री में ही करना होगा, आप डिप्लोमा में नहीं जा सकते। हाँ, ये हमारे मतलब भी ऐसा ही था। अच्छा, आपके मतलब जी 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 ऐसा ही था। तो हम तभी नहीं जा सकते थे। प्लस खैर मुझे डिप्लोमा करना भी नहीं था, मुझे मास्टर ऑफ नर्सिंग ही सुटेबल लगा कि बैचलर्स के बाद वो मास्टर का नाम दे रहे हैं तो वो बेटर। अच्छा, आपका रीजनल एरिया में जाना हुआ? मैं अभी 1 साल से यही कर रहा हूँ, मतलब दोनों चीज़ें करता हूँ मैं, क्योंकि रीजनल एरियाज़ के अंदर थोड़ा स्लो पेस नर्सिंग रहती है, लेकिन आप ज़्यादा शिफ्टें कर पाते हैं। वहाँ आपको एकोमोडेशन वगैरह भी फ्री मिल? जी जी जी, गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। खाना आपको खुद लेके जाना पड़ता है। वहाँ शिफ्ट 8 घंटे की थी, 12 घंटे की होती है? नहीं, सेम शिफ्ट होती है 8 घंटे की। 8 लेकिन पे स्केल थोड़ा ज़्यादा होता है। एज सच पे स्केल पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑफिशियली जो मैंने शुरू में ही बात बताई कि अगर मैं अब जैसे 1.3 हूँ तो जो मेरा RN 1.3 है वो RN 1.3 रहता है, चाहे वो मेट्रो में हो रीजनल। जी जी जी। थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको थोड़ा सा लिविंग अवे फ्रॉम होम अलाउंस दे देते हैं, लेकिन उसमें आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि आपको खाना वाना अपना खुद खरीदना पड़ता है। मैं तो हलाल खाने के बॉक्सेस लेके, तो फिर आप जा क्यों रहे हैं वहाँ जब आपको मेट्रो में अपॉर्चुनिटी मिल रही है? तो क्या क्योंकि लगातार शिफ्ट हैं, आपको फिक्स हो जाता है कि आपको यहाँ पे वीकेंड की शिफ्ट कभी नहीं मिली, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है। प्लस ये कि आप यहाँ पे रीजनल मेट्रो के अंदर 3 से 4 शिफ्टें जब आप लगातार करें तो आप थक जाते हैं। रीजनल के अंदर फास्ट पेस है यहाँ पे, काफ़ी फास्ट पेस है, और सेम पे रेट पे आपको 20% अगर जब वर्कलोड हो जाता है, तो मैं 7 ऑन 7 ऑफ करता रहा हूँ माजी में, कि 7 दिन जॉब करता था, फिर इधर आ जाता था, फिर 2 दिन यहाँ जॉब करता था, फिर नेक्स्ट वीक में फिर 7 शिफ्ट्स करता था। तो 7 शिफ्ट भी आप कर पाते हैं रीजनल के अंदर, शहर में आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉई है तो वो 40 आवर्स ही आपने करने हैं ना यहाँ पे? नहीं, यू कैन गो अप टिल 100 अ फोर्टनाइट। अच्छा, तो मैं जो है वो कोशिश करके 80 to 90 के दरमियान में चलने के चक्कर में हूँ 1 साल से पिछले। तो मैं अगर डे शिफ्ट्स कर रहा होता हूँ तो डे की शिफ्ट्स होती है 8-8 घंटे की, तो मैं 10 शिफ्टें करता हूँ। अगर मैं नाइट्स कर रहा हूँ, आजकल जैसे मैं नाइट्स कर रहा हूँ, तो नाइट की शिफ्ट होती है 10 घंटे की, तो मैं फोर्टनाइट 8 शिफ्ट्स कर 8। और अगर रीजनल चला जाऊँ तो फिर तकरीबन 9 शिफ्ट्स कर लेता हूँ, क्योंकि 7 शिफ्ट वहाँ कर लेता हूँ, और फिर जो 1 वीक ऑफ होता है, पूरा वीक आप घर में क्या करोगे। ऐसे ही आपने बताया 1.1 होता है रजिस्टर्ड नर्स का पे स्केल 35 से, फिर नेक्स्ट ईयर 1.2, फिर 1.3, 1.1 से 1.4, 4 साल बाद कितना गैप आ जाता है सैलरी में? सैलरी में तकरीबन आ जाता है 1.3। अब जैसे मैं 1.3 हूँ
तो मैं 41 पे हूँ, तो $6 का फ़र्क आ गया। फ़र्क आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइएगा डे इन लाइफ ऑफ अ रजिस्टर्ड नर्स, सुबह से शाम तक क्या आपका एक रूटीन होता है, ब्रीफली बताएं। सुबह तो कुछ जैसे मेन जो मोटे मोटे काम है दिन की शिफ्ट वालों के लिए, ADLs जिसको बोलते हैं, जो कि मतलब कि उनकी नहलाना वगैरह, रूटीन के काम, खाना वगैरह, इस तरह की चीज़ें। बाकी मेडिसिन है। बाकी ये कि हॉस्पिटल के अंदर किसी का कोई पेट स्कैन है, CT स्कैन है, कोई स्कैन है, कोई प्लस आप मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के मेंबर हैं, तो उसके हवाले से डॉक्टर की क्या रहा है, कोई पेशेंट की कोई नई डायग्नोसिस आई है, उसके हवाले से क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे किसी को, क्योंकि मैं रेस्पिरेटरी वार्ड में था, तो किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो कि कंटेजियस है, तो आपने पहले बायोफायर करना है, या जो कोविड टेस्ट है, इस तरह की चीज़ें। फिर वो आया तो आपने प्रिकॉशंस उस तरह के लेने हैं, फिर मास्क ग्लव्स वगैरह की चीज़ें लगानी है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो पेशेंट को पूरा डे इन डे आउट आपने टेक केयर करना होता है, बस ये असल कहानी। अच्छा, अब तक का जो आपका प्रोफेशनल करियर है, कोई फ़नी इंसिडेंट, कोई ऐसी कोई चीज़, कोई कहानी? फ़नी तो काफ़ी रह जाता है। एक छोटी सी कोई सुना दें। अभी जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ कि एक ओल्ड एज की पेशेंट थी, कोई 70-75 साल की होंगी, लेकिन उनको वो था डिमेंशिया था। तो वो लेकिन थोड़ा सा ना हाइपर एक्टिव भी थी, वो UTI भी उनको इत्तेफाक से ही हो गया था बेचारी के साथ, इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी। जैसे ही उनको टॉयलेट जाना होता था, तो जैसे ही हाजत उनकी बढ़ती थी, खींचो एकदम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव और कंफ्यूज हो जाती थी। तो हमने हालांकि बेड रेस वगैरह ऊपर की हुई थी, लेकिन शी वुड स्टिल जंप आउट ऑफ द बेड। बाकायदा जो बेड से जंप आउट करके ही आ जाती थी, कैनुला वैनुला जो भी लगा, शी वुड पुल आउट एवरीथिंग एंड जंप आउट ऑफ बेड। तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था कि ख्याल रखूं कि वहीं रहूं, कि वो कैनुला 2-3 बार निकाल चुकी थी, एंटीबायोटिक चल रही थी। मैं थोड़ी देर आगे पीछे हुआ, तो वो बस क्योंकि बेड अलार्म भी लगा हुआ था, वो बजने लग गया, मैं फ़ौरन से भाग के गया। उनका थोड़ा सा आवाज़ का भी मसला, मतलब सुनने का भी मसला था। तो मैंने बोला कि वेयर यू गोइंग, तो कह रही कि आई एम गोइंग आउट, इट्स मॉर्निंग। तो मैंने कहा कि इट्स मॉर्निंग भाई, रात के 2 बज रहे हैं। तो मैंने कहा कि इट्स 2 in the morning डार्लिंग, यू शुड बी स्लीपिंग नाउ। तो कह रही है कि इज इट 2 in the morning, मैंने कहा यस। तो कह रही है कि इज एवरीबडी स्लीपिंग, मैंने कहा यस, एंड यू शुड बी स्लीपिंग टू। तो कह रही है कि वाई यू टॉकिंग सो लाउड देन। तो मुझे एकदम ही हंसी आ गई कि मैंने कहा मैं उसको क्या बोलूँ कि तुझे आवाज़ नहीं आती अगर मैं आराम से बोलता। फिर मैंने उसको आराम से हाथ पकड़ के लेके गया, बेड रेस सही की, उसको लेटाया, और उसको मैंने बोला कि भाई 2 बज रहे हैं। इस तरह के ये तो लाइटर नोट पे था, कोई ऐसा कुछ सीरियस केस जहाँ आपको डर लगा हो, सीनियर को बुलाना पड़ा हो? हाँ, उस तरह भी हो जाता है कि कभी कोई, अब किसी पेशेंट को इनकॉन्टिनेंट है, उसने खींच कर दिया कि भाई उसका पैड वैड सब गंदा कर दिया, आप गए तो कह रही है कि मैं तो फीमेल नर्स चाहिए मुझे, इस तरह के ख़ास तौर पे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि अभी तो अवेलेबल नहीं है, फिर मैंने किसी और को बुलाया, फिर कभी किसी ने हेल्प कर दी, कभी किसी ऐसा भी हुआ कि फिर मुझे ही मतलब मेरा पेशेंट था और मैंने उनको बोला कि यार तुम मुझे कुछ और काम दे दो, कुछ अगर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। लीगैलिटी यही है कि दे गेट व्हाट दे गेट, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर फैसिलिटेट कर सकते हैं तो वी ट्राई टू फैसिलिटेट एज मच एज पॉसिबल। तो उसके अंदर लोग ये होता है कि रूट भी हो जाते हैं, इस तरह के भी इश्यूज़ होते हैं। जैसे मैं उसमें इस हवाले से बच जाता हूँ कि मोस्टली लोग आपको इंडियन समझने लग जाते हैं, फिर इंडियंस जो हैं वो इंडिया से ट्रेनिंग लेके इधर आए हुए हैं। तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मुझे कभी किसी पेशेंट ने बोला कि यू डोंट नो एनीथिंग व्हाट यू आर डूइंग, डू यू? मैंने कहा नो आई डू। तो कह रहा है कि वेयर डिड यू गेट योर ट्रेनिंग फ्रॉम? मैंने कहा फ्रॉम एडिथ कॉमन यूनिवर्सिटी, आई स्टडीड हियर। तो कह रहा है ना आई डोंट बिलीव यू। तो फिर मैंने बोला कि वी कांट डू एनीथिंग, कैन वी? तो कह रहा है ना यू बेटर कॉल द कोऑर्डिनेटर, आई वांट सम अदर नर्स, आई डोंट वांट एनी ब्राउन पीपल अराउंड मी। तो मैंने बुला दिया कोऑर्डिनेटर को। क्या ये रेसिस्ट, ये कमेंट रेसिस्ट? हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल रेसिज्म समझ रहा हूँ। फिर लेकिन कोऑर्डिनेटर ने बोला कि नहीं इस तरह नहीं कर सकते, और उसको समझाया, पूरी बात की, लेकिन वो मेरे साथ इतना रोब था कि फिर वो तो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर मैंने जाके कोऑर्डिनेटर को बोल दिया कि भाई मैं अनसेफ फील कर रहा हूँ, ऐसा पेशेंट जो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, मैं जो है उसको लुक आफ्टर नहीं कर सकता, मैं उसका बिल्कुल भी आई कांट टेक केयर ऑफ इट, आई एम सो सॉरी, आई वुड रादर गेट सम अदर पेशेंट देन हिम। तो अप्स एंड डाउन्स हैं इस प्रोफेशन में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, के पेशेंट भी आप देखते हैं कि पेशेंट जब वो व्हेन दे गेट बेटर तो वो दे आर वेरी थैंकफुल। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उनको मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको अप्रिशिएट भी कर देते हैं कभी कभी। तो मुझे ऐसा ही लगने लगता है कि भाई ये तो इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब, जो भी मैं कर रहा हूँ
वो कह रहा नहीं थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर। एकदम ऐसा ही हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी रीजनल के अंदर तो ऐसा भी हुआ कि कभी कोई कुछ लेके आया तो उसने मतलब वो बेटी किसी की लेके आई तो उसने वो चॉकलेट मुझे ही दे दी। अच्छा कि यार तूने मेरा इतना ख्याल रखा। ऐसा मेरे साथ हॉलीवुड हॉस्पिटल में भी हुआ था जब मैं स्टूडेंट था कि भाई उन्होंने जो है वो बंदी ने बोला आंटी ने कि उनके शौहर एडमिट थे कि भाई मैं तुझे मिलवाऊंगी अपनी बेटी से मिलवाऊंगी, मेरा बेटा भी आएगा इधर अभी, मैं उसे शाम में मिलवाऊंगी। तो उसने बड़ा इंट्रोड्यूस करवाया कि ये आदमी पूरा दिन तेरे बाप का ख्याल रख रहा था इस तरह। तो इस तरह का आपको अच्छा लगता है, सुन के खुशी होती है कि चलो कोई ना कोई अप्रिशिएट कर रहा है। अच्छा ये बताएगा जो कोरोना के सीज़न में जो काफ़ी नर्सेस ने रिज़ाइन किया था जॉब से वैक्सीन की वजह से, क्या शॉर्टेज पड़ी थी उस वक्त? मार्केट इस तरह था कि काफ़ी नर्सेस छोड़ के गई थी? छोड़ के तो गई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद उस वक्त स्टूडेंट नर्स था जिस वक्त ये सानिया हुआ है सारा। तो मैं उस वक्त जो है वो ये क्या बोलते हैं क्वारंटीन होटल में सिक्योरिटी कर रहा था। ये सिटी के अंदर सिक्योरिटी सिक्योरिटी जिसने फैलाया था कोरोना? नहीं मैं मेरे होटल में हुआ है। अच्छा वही हुआ था। हाँ मैं उस होटल में जॉब करता था और फिर हम लोगों को भी आइसोलेट करना पड़ा। लेकिन इत्तेफाक से उस सिक्योरिटी गार्ड से हमें मिले हुए इत्तेफाक से 12 दिन हो चुके थे, तो हमें 2 दिन आइसोलेट करना पड़ा। पाकिस्तान में गई था वो? नहीं पाकिस्तान का नहीं। खबरों में तो पाकिस्तान का ही आ रहा था। नहीं पहले सबसे पहला जो बिल्कुल जब वो लॉकडाउन वगैरह लगा था तब जो फैला था वो पाकिस्तानी बंदा नहीं था। बाद में किसी पाकिस्तानी ने भी फैलाई है। जो सिक्योरिटी गार्ड था? नहीं वो बाद वाला सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तानी था। मैं उस वक्त वहाँ उस होटल में काम नहीं करता था। लेकिन बिल्कुल शुरू में एक और बंदी थी, कहीं और की थी, वो हम नहीं बता सकते अभी। तो वो पाकिस्तानी नहीं थी, उसने फैला दिया था उसने भी। चले माशाल्लाह पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया, इसको इख्तिताम करते हैं। कोई आखिरी सजेशन एडवाइस न्यू कमर्स के लिए? ऐसे 2 चीज़ें ध्यान में रखी गई। एक तो वो स्टूडेंट्स जो यहाँ आ चुके हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेके, अकोमोडेशन को लेके, जॉब को लेके, उनके लिए क्या एडवाइस है जो आपने ये चैलेंजेस फेस किए थे 2018 में? एक तो ये, और जो न्यू कमर्स हैं जो पाकिस्तान में बैठ के पॉडकास्ट देखेंगे आपका कि हाँ भाई हम नर्सिंग में भी आ सकते हैं, एक रिवॉर्डिंग करियर है, इसमें PR है, पे अच्छी है, उनके लिए क्या मैसेज है? अगर जो यहाँ आ चुका है या किसी ने भी नर्सिंग करनी है, सबसे बेस्ट थिंग तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो है ना वो एक AIN की जॉब होती है असिस्टेंट इन नर्सिंग, उसमें आपके कहीं भी एक आध क्रैक अगर होगा ना तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे तो वो एक शॉर्ट 2-3 महीने का डिप्लोमा है, लेकिन अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आप क्रैक्स में जा चुके हैं तो फिर उसके बाद आप वो एलिजिबल हो जाते हैं। मैं बेस्ट ये कहूँगा कि वो करना चाहिए था, मैंने ये नहीं किया। मैं पूरा स्टूडेंट लाइफ जो है वो सिक्योरिटी में पैसे कमाता रहा करता, मैं वो भी TFN पे ही था। लेकिन TFN पे ही करना है तो इसमें पैसे भी ज़्यादा मिल जाते हैं, प्लस आपको बेटर इन्वायरमेंट समझ आता है। जो मुझे सरचार्ज गार्डनर में जब मैंने जॉब शुरू की तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा इस हवाले से कि मुझे इन्वायरमेंट ही समझ नहीं आ रहा था। एक स्टूडेंट नर्स आप और होते हो, प्लस एक आपको जब पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं तो यू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप काफ़ी डिफरेंट सिनारी हो जाता है। तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर जो भी नर्सिंग कर रहा है तो वो AIN बने और वो करे, तो उससे उसको पैसे भी थोड़े अच्छे बन जाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी करियर की। और आने वाले फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए ये है कि भाई नर्सिंग एक अच्छा करियर है, बिल्कुल चूज़ करना चाहिए। आपको ये अगर समझ आता है कि आप पैशनेट हैं इस चीज़ को लेके तो ही आप नर्सिंग चूज़ करें, वरना PR के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, उसमें इतना मसला नहीं होता। PR तो आप अगर स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो SON लिस्ट है उसको टारगेट करके अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह PR तो राह रास्त पे चलेंगे तो हो ही जाएगी। लेकिन अभी जो हॉट प्रोफेशन है, जो डिमांड में है, नर्सिंग हो गई, आपकी अर्ली चाइल्डहुड सपोर्ट वर्कर, ये 3 हैं। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ बाकी सोशल वर्क का भी अच्छा एक्सपोजर है इधर, तो वो भी मुझे लगता है कि वो सारे ठीक ही हैं। आप ये देखें कि प्लस जो मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत होती है देसियों से ख़ास तौर पे कि ना हम रेलिवेंसी नहीं देखते। अब जैसे मैं फार्मासिस्ट था तो मेरी रेलिवेंसी बनती थी कि हेल्थ केयर में था, तो मुझे पढ़ना भी आसान रहा बिल्कुल कंपैरेटिवली टू समबडी जिसने बेचारे ने BBA किया है। अब PR तो उसकी डिग्री खत्म करने के बाद होगी ना। BBA पे PR तो नहीं ना? नहीं BBA पे नहीं है, लेकिन BBA वाला बंदा अगर नर्सिंग में एडमिशन ले लेगा तो डिग्री ही खत्म नहीं कर पा रहा है वो। ऐसा ही है, तो वो तो अजीब सी चीज तीसरी तरफ निकल गया वो तो। ऐसा ही है। सोच समझ के भाई अपना प्रोफेशन, बिल्कुल अपनी डिग्री चूज़ करें। जैसे कि बताया उसामा भाई ने कि 18,000-13,000 तक की फ़ीस है यूनिवर्सिटी की। तो मेरा मशवरा तो है कि इंटर करके ही आप TAFE के अंदर डिप्लोमा में आए अगर एडमिशन मिलता है तो। चलिए फिर आज के पॉडकास्ट को फिर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच का बड़ा अच्छा, बड़े बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू हुई। आपने सारी चीज़ें एकदम कैमरे के सामने कंफर्टेबल होकर बताई, सैलरी हो जो कुछ हो। नहीं मुझे कोई
उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा आज का पॉडकास्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ऑस्ट्रेलिया इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेन ऑप्शंस हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके के ही होते हैं। जब आपने अपना छोटा कारोबार भी स्टार्ट करना है ना, स्मॉल बिजनेस, उस एग्ज़ाम के 3 पार्ट्स हैं। ओरल उसका अलग होता है। कई मेरे दादा जो थे वो ट्रेनिंग आती थी जिसमें कई सिर्फ लास्टों से भरी हुई ट्रेनिंग थी। वो मेरा नाम अली एजाज है एंड आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। उसके बाद जो है फिर जब उन्होंने ऑफ़र कर दी तो फिर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द वीज़ा प्रोसेसिंग रिलेटेड स्टफ। इवन कि जब मैं भी पास आउट हुआ अपने क्लास में, तो हम अपनी क्लास में से वी वर ओनली 2 और 3 पीपल जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया आने का डिसाइड किया। नवंबर में अप्लाई किया था, नवंबर के स्टार्ट में 20th of December में मुझे ऑफर लेटर आ गया था। केमिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया आना था, तो मैंने 1 साल एज अ केमिकल इंजीनियर पाकिस्तान में जॉब की। Don't do that because it's so dangerous to do that, to go without any agency.